वे वन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम आपको आज से जो है अर्थशास्त्र की कक्षाएं आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें आज हम आपको अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताएंगे। उसके बाद हम लगातार अनवरत इस पे कक्षाएं देते रहेंगे। लगातार अनवरत हमारी कक्षाएं चलेगी। प्रयास रहेगा कि 1 या 2 वीडियो रोज डाल पाऊं। जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक्स को कवर करने के बाद जो है अन्य विषयों को भी क्रमवार चालू करने वाले हैं। जैसे कि अभी करंट अफेयर पे भी फोकस होने वाला है। करंट अफेयर पे भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। करंट अफेयर की कक्षाएं भी लगातार मिलते रहेंगी। आप क्रमशः प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें आप जा करके इसको देख सकते हैं। बहरहाल आज इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स ये जो क्लास लेने जा रहा हूं ये सिर्फ कंपटीशन के लिए ही नहीं बल्कि बीकॉम, एमकॉम और बीए में जो इकोनॉमिक्स है या एमए में इकोनॉमिक्स है उन सब के लिए जो है ये आधारभूत ढांचे का काम करेगा, आधार प्रदान करेगा। तो आप सब लोग इसे सुव्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, क्रमबद्ध तरीके से लिखते चलिएगा। लगातार हमारी क्लासेस मिलेगी अनवरत, अगर आप सबका सहयोग और प्यार लगातार बना रहा तो। जैसा कि कल हमने इंट्रो की क्लास दी थी, इंट्रो किया था अपने इस चैनल का। आप लोगों ने बहुत ही जल्दी इसमें ढेर सारे जो है लाइक्स और सब्सक्राइब दिए हैं और इसी तरह अगर आपका प्यार बना रहा तो बहुत जल्दी हम हर सब्जेक्ट को क्रमवार विधिवत पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल विधिवत। आज की कक्षा पूरा का पूरा जो है आपका एमकॉम के लिए, बीकॉम के लिए जो है और बीए इकोनॉमिक्स जो भी सब्जेक्ट है उनके लिए भी जो है ये हेल्पफुल रहेगा। आज हम चालू करते हैं अर्थशास्त्र की बेसिक के बारे में। चलिए तो चालू करते हैं। अर्थशास्त्र को चालू करने से पहले हम समझते हैं मानव की क्रिया। मानव 2 ढंग की क्रियाएं किया करता है। एक होता है आर्थिक क्रिया, दूसरा होता है गैर आर्थिक क्रिया। जो गैर आर्थिक क्रिया होती है उनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। जैसे माँ द्वारा अपने बेटे को किया गया प्यार या किसी अन्य उद्देश्य, जैसे जो है कोई व्यक्ति किसी के उत्थान के लिए काम करता है, वो सारी क्रियाएं क्या होती है, गैर आर्थिक क्रियाओं में आता है। जबकि आर्थिक क्रियाएं जो होती है जो धन कमाने के लिए किया जाता है, जैसे व्यापार, पेशा, व्यवसाय, ये सारी चीजें आर्थिक क्रियाओं के अंदर आता है। तो प्रश्न ये पैदा हुआ, आर्थिक क्रिया करते समय ये बात सामने आई कि अर्थ की जो समस्याएं क्या है, वो हमारी समस्याएं इच्छाओं से कनेक्ट है। वास्तव में क्या होता है कि हमारे पास साधन कम होता है, साधन कम होता है और इच्छाएं अनंत होती हैं। उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम साधन इकट्ठा करते हैं। अब समस्या साधन सीमित है, इच्छा अनंत है, तो उन साधनों से कैसे हम अधिकतम उपयोग प्राप्त कर सके, अधिकतम लाभ कमा सके। उपयोगिता चैप्टर भी हम आपको पढ़ाएंगे। ह्यूमन वांट्स को जो सेटिस्फाई करने वाले जो क्षमता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो उन सब पे बात करेंगे क्रमवार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जो है आर्थिक क्रियाओं, तो आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जिस विषय की उत्पत्ति हुई उसे ही वास्तव हम क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन से है, वित्त से है, और शास्त्र मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब धन से संबंधित या वित्त से संबंधित जो है वैज्ञानिक अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, उकास और निमेन। उकास का मतलब होता है घरेलू और निमेन का मतलब होता है प्रबंध। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ये जो ग्रीक भाषा का शब्द है उकास और जो है निमेन, इसका उकास का मतलब होता है घरेलू और निमेन का मतलब होता है प्रबंध। वास्तव में क्या था, शुरुआत में लोग अपने शुरुआत में क्या, अभी भी सब लोग जो है अपने घरों का एक बजट बनाते हैं, क्योंकि साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, पैसे सीमित होते हैं। फीस देना है, घर के लिए पैसे बचा के रखना है, इमरजेंसी के लिए पैसे बचा के रखना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे बचा के रखना है, कोई चीज खरीदनी है उसके लिए पैसे बचा के रखना है। कहने का मतलब मैनेज करते हैं अपने पूरे, और जहां जो कम इंपॉर्टेंट होता है वहां पर ज्यादा जो है पैसा व्यय नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते, लेकिन जहां ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है घरेलू प्रबंध। आते हैं हम अर्थशास्त्र के जनक के बारे में। अर्थशास्त्र की जनक जो है वो एडम स्मिथ है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, तो एडम स्मिथ को आप याद कर लीजिएगा। नार्वे के एक अर्थशास्त्री थे
उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। ये जो नार्वे अर्थशास्त्री उनका नाम था रेगनर एंटोनो क्रिटल फ्रिश, उनका नाम था, अर्थशास्त्री नार्वे के थे रेगनर एंटोन और क्रिटल फिश। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या कि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता जा रहा था, बहुत इसका विस्तृत था, इन्होंने इसको किया क्या, थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया। वास्तव में अर्थशास्त्र की कोई अलग पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार नहीं किया, सिर्फ इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया। एक को नाम दिया व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा का नाम दिया समष्टि। व्यष्टि का सीधा मतलब होता है छोटा, व्यष्टि मतलब होता है छोटा, तो छोटा, और यहां पर समष्टि का मतलब हो जाएगा बड़ा। अर्थात कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। जबकि हम पूरे देश के जो है मानव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थात मिक्रो एंड मैक्रो दोनों की, मैक्रो मतलब ही होता है छोटा, व्यष्टि। तो वास्तव में जब हम एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। जब हम जो है पूरे समग्र, पूरे जो है भारत देश के बारे में जब हम बात करेंगे, व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, आर्थिक क्रियाओं का, तो उसे हम बोलेंगे मैक्रो या समष्टि अर्थशास्त्र। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट लगा, समष्टि जिसमें सब कुछ समाविष्ट हो। वास्तव में इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं, क्यों ऐसा किया गया। एक्चुअली होता क्या है कि हर घर में एक बजट तैयार किया जाता है, तो व्यक्ति अपने एक घर के बारे में अध्ययन कर रहा है। जब हमें देश की जो सरकार होती है वो सभी घरों के बारे में जानना चाहती है, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, आप जो है हमारे यहाँ कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए तो हमें क्रमशः जो है सब सारे व्यक्तियों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो सरकार जो आंकड़े इकट्ठा करेगी उसे हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखेंगे। जबकि एक व्यक्ति का जो अध्ययन करेंगे, एक कंपनी के बारे में जानेंगे, उसका जो अध्ययन होगा उसे हम व्यष्टि कहेंगे, कंपनी एक व्यक्ति के बारे में। जबकि समग्र कंपनी और समग्र व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसे हम जो है समष्टि के अंतर्गत लेंगे। जब एक व्यक्ति की मांग और पूर्ति की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, और जबकि हम समग्र व्यक्तियों की बात करेंगे, समस्त व्यक्तियों की जो है मांग और पूर्ति की बात करें तो उसे हम कहेंगे समष्टि। इसका बड़ा छोटा सा अर्थ है, बड़ा इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। जब एक व्यक्ति या छोटे ग्रुप की, एक परिवार, एक घर, एक कंपनी, एक फर्म की बात करेंगे तो वो होगा व्यष्टि। जब समग्र फर्म कंपनी की बात करेंगे उसे हम कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज हम थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाए, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, क्रमवार लिखते चलिए, लगातार हम इस पे अपनी क्लासेस देंगे, इसको बढ़ाएंगे। कल हम लोग बात करेंगे, अभी हमने कहा आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया में हमने कहा साधन हमारे पास कम होते हैं और इच्छाएं अनंत होती, तो हम कल बात करेंगे साधन, और उस सबको बड़े अच्छे ढंग से इसको समझेंगे और व्यवस्थित ढंग से एक क्रमवार आपका चैप्टर चलेगा। बीच में ऐसे नहीं कुछ पढ़ा दिया फिर आगे कुछ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल सिस्टमैटिक काम करेंगे हम, जो सिस्टम से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बस आप सबका सहयोग बना रहे। सहयोग के रूप में आप हमारे इस, अगर आपको पसंद आया हो ये क्लास, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों को शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अगर कोई समस्या हो तो उसको जो है लिखे, जिसका समाधान हम यथाशीघ्र करेंगे। आपके जो है सहयोग के जो है आकांक्षी हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी जो है हमारे क्लासों को जो है अच्छे से आत्मसात कर लेंगे, हमारी भाषा को आप समावेशित कर लेंगे, जिससे आपको अच्छा से अच्छा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। धन्यवाद।